बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो मैं मादरत चाहता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था और ट्रैवल बहुत ही लंबा था। ये 24 घंटे की एक फ़्लाइट है। मैं जापान से वापस बरतानिया पहुँचा हूँ। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया और मैं रास्ते में आपके साथ कनेक्टेड नहीं रह पाया। एक वीलॉग भी मिस हो गया, लेकिन अब मैं आपको जो अपडेट्स हैं वो बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सारे मामलात इसके साथ जुड़कर चलने वाले हैं। नंबर एक, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है। अभी चंद घंटे पहले मैं देख रहा था। उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ये तासुर था कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप गजा के अंदर अपनी फौज भिजवा दें। ये तासुर बन रहा था पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, हम भी ये बात कर रहे थे। और है भी यही कि पाकिस्तान की फौज गजा में जानी चाहिए स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। ये अमेरिका की ख्वाहिश है और अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत सारे और मुल्कों की भी फौजें ये चाहेगा कि वो गजा में पहुंच जाएं और वो काम करें जो इसराइली नहीं कर पाए, या कम से कम इसराइली मफादात या अमरीकी मफादात। सारी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमरीकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की और हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप, यानी पाकिस्तान अमेरिका को जाकर कहता है कि आप गजा के अंदर जो फौज भिजवाना चाह रहे हैं, एक आलमी फौज बनाकर, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान खुद पेशकश कर रहा है। अब दो चीजों पे आपने गौर करना है। एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और एक स्टेटमेंट दिया मार्को रूबियो ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं गजा के हवाले से और हमास के खिलाफ या फलस्तीन के हक में, जो भी मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं बना रहा हूं, जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं, उस मंसूबे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों पहले दिन से मेरे साथ हैं। ये बात किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इन दोनों ने मुझे ये बात बताई कि हम पहले दिन से, यानी बिगिनिंग से, हम आपके साथ हैं, शुरू से ही। ट्रंप साहब, ये आसिम मुनीर साहब ने भी कह दिया उनको और शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, और ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये दो बंदे मेरे साथ हैं पहले दिन से। अब मंसूबा क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, लेकिन ट्रंप के मंसूबे में ये दोनों हजरात कह चुके हैं, जनाब हम पहले दिन से आपके साथ हैं। नंबर एक। नंबर दो, अब मार्को रूबियो ये कहता है कि उस मंसूबे के तहत जो फौज जानी है गजा में, उस फौज के अंदर अपनी फौज शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने खुद ही पेशकश कर दी है और पाकिस्तान कह रही है हम अपनी फौज भेजना चाह रहे हैं गजा में, हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। यह मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब दोनों ने पाकिस्तान का एक एक पोल खोल दिया। याद रहे कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर कोई तरदीद जारी नहीं की। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, या हमने डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं कहा कि हम पहले दिन से आपके साथ हैं। ये दोनों बंदों ने इसके ऊपर किसी किस्म की तरदीद नहीं दी। ISPR के DG आए, उन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस पर बात नहीं की। शहबाज शरीफ का वजीर इत्तलात से लेकर ऊपर नीचे सारे, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। यानी डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने खुद ही तस्दीक कर दी। अब मार्को रूबियो के स्टेटमेंट के ऊपर भी क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि हमने पेशकश नहीं की, बल्कि हमें यह दरखास्त की गई अमेरिका की जानिब से कि आप अपनी फौज गजा में भिजवा दीजिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया, पाकिस्तान ने खुद कहा हम पेश कर रहे हैं अपने फौजी, आपको प्लेट में रख के ले जाएं आप। पाकिस्तान ने खुद पेशकश की है और अभी वो ये कह रहे हैं कि हम इस पेशकश पे सिर्फ गौर कर रहे हैं। ये जनाब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब ये पेशकश है क्या और ये होना क्या है, जरा थोड़ा सा मैं आपके सामने डाटा रखता हूं। नंबर एक तो आप ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के जरिए से 5 नवंबर 2025 को अपना एक मंसूबा पेश किया था कि जनाब एक्चुअली करना क्या है गजा में। उसके 20 नुकात थे और बड़े अहम नुकात में से एक ये भी था कि वहां पे एक फौज भेजी जाएगी जो फौज मखसूस ड्यूटियां करेगी, यानी हमास को गैर मुसल्लह करेगी, हमास को वहां से निकालेगी, हमास को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फलस्तीन की जानिब से जो हमले होते हैं इसराइल पे, वो इसराइल को हिफाजत भी दी जाएगी। इसराइली सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की होगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये मंसूबा उनका आया 5 नवंबर को
अब राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान में क्या दावा कर रहे हैं? वो ये दावा कर रहे हैं जी फलस्तीन ने खुद तस्लीम किया है ट्रंप के अमन मंसूबे को। वो ये कह रहे हैं जी कि हमास ने खुद माना है अपने आप को गैर मुसल्लह करने के मामले को। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम कर दिया पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर। पाकिस्तान के लोग रोटी को चोची नहीं कहते, ये इतनी पुरानी बात नहीं, हम निकाल के आपके सामने सारे सबूत अब रखने वाले हैं। राणा सनाउल्लाह का ये दावा है पाकिस्तानी हुकूमत का कि हमास ने खुद कहा कि हम अपने आप को गैर मुसल्लह कर लेंगे, उन्होंने तस्लीम कर दिया इस बात को, और फलस्तीनी खुद डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर जो करारदाद पेश की गई ना अक़वाम मुत्तहिदा में, वो 17 नवंबर को की गई थी, लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को हमास ने जवाब दे दिया था, और हमास का जवाब बड़ा मुंह तोड़ था और साफ जवाब था। यानी अमेरिकन ने जो मंसूबा पेश किया 5 नवंबर को, उस मंसूबे में बहुत सारी चीजें शामिल थी, लेकिन हमास ने उस मंसूबे को एज इट इज कबूल नहीं किया। और आज फलस्तीन में या गाजा में हुकूमत किसकी है? हमास की है। दूसरे नंबर पे जो तंजीम है महमूद अब्बास की, उसका नाम है फतह, वो कहीं पे भी नहीं है। अस्पतालों का कंट्रोल हो, इंतजामिया का कंट्रोल हो, हुकूमती इदारों का कंट्रोल हो, जितना भी शहरों का कंट्रोल है, हर चीज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हमास के पास है। और जो एक सर्वे हुआ इसी साल अक्टूबर 2025 में, एक सर्वे हुआ बड़ा वसी, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमास की मकबूलियत इस वक्त फलस्तीन में सबसे ज्यादा है, और नंबर 1 पे हमास है, नंबर 2 पे फतह है, और हालिया सर्वे के मुताबिक हमास की मकबूलियत फतह से दुगनी है। यानी 2/3 जो फलस्तीन है वो फतह के मुकाबले में हमास के साथ खड़ा है, और हुकूमत भी हमास की है। तो लाजमी बात है जो हमास कहेगा वही फलस्तीन कह रहा होगा ना। अब आप कागजों के अंदर लिख देंगे जनाब महमूद अब्बास साहब जो है वो मालिक है, तो वो मालिक तो नहीं बन जाएंगे। मालिक तो वही होगा जिसके बाद इक्तदार होगा, जिसके बाद अवामी सपोर्ट होगी। तो अवामी सपोर्ट जो है वो हमास के पास है। ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, यानी आज से 2 महीने पहले तक। और ये जंगबंदी के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। इतनी लड़ाई और इतने नुकसान के बाद भी फलस्तीनी हमास के साथ ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े हैं। हमास ने जिन बातों पे इत्तफाक किया था डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में, उसमें 2 चीजें थी। नंबर 1 यरगमालियों की रिहाई की जाए, नंबर 2 जंगबंदी की जाए। ये 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा जी फौरी जंगबंदी कर दें मुस्तकिल तौर पे, और यरगमालियों को छोड़ा जाए। आप हमारे कैदी छोड़े, हम आपके कैदी छोड़ते हैं। ये चीजें हमास ने मान ली थी। जिन चीजों को हमास ने नहीं माना था वो कौन सी थी? जिस पे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हथियार भी दे देंगे, वो कह रहे हुकूमत भी खत्म कर देंगे, वो कह रहे जी चीजें हम मानेंगे और इसके लिए हम अपनी फौज वहां भिजवाना चाहते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, या इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं। अब ये लोग हुकूमत इस तरफ चल पड़ी है ना। तो मैं याद दिलाता हूं कि 14 तारीख को यानी 5 नवंबर को ट्रंप का मंसूबा आता है, 14 नवंबर को हमास का जवाब आता है। हमास ने कहा कि हथियार डालने की शर्त हम नहीं मानते। नंबर 2 उन्होंने कहा जी इख्तियार छोड़ने की शर्त भी हम नहीं मानते। नंबर 3 गजा की गवर्नेंस से मुकम्मल तौर पर बाहर होने की शर्त भी हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हथियार डालने का मामला फलस्तीन की रियासत कायम होने और सियासी हल के बगैर नहीं हो सकता। जब तक कि कोई सियासी हल नहीं निकलता, जब तक कि फलस्तीन की रियासत कायम नहीं होती, तब तक हम हथियार कैसे फेंक सकते हैं, यह हमास का कहना है। लेकिन इसके बावजूद 17 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद आती है, 17 नवंबर को, यानी 5 को ट्रंप मंसूबा लाता है, 14 को हमास उसकी मुखालफत करती है, थोड़े से हिस्से की हमायत, बाकी हिस्से की मुखालफत, और 17 तारीख को पाकिस्तान वोट डाल देता है इसी करारदाद के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में। अब ये जो करारदाद 17 नवंबर को पेश की जाती है, इस करारदाद में आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गजा में जाने की इजाजत दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। 13 वोटों से यह करारदाद पास हो जाती है जो अमेरिका पेश करता है, जबकि रूस और चीन इसके अंदर वोटिंग ही नहीं करता, जबकि हमास और फलस्तीनी अवाम ने इसकी मुखालफत की थी। ये कह रहे हैं जी हमायत की नहीं, हमास और फलस्तीनी अवाम ने इसकी मुखालफत की थी, इसकी हमायत नहीं की थी। अब ये स्टेबलाइजेशन फोर्स जाकर करेगी क्या गजा में, जरा ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए, नंबर 1 इनकी ड्यूटी यह है कि गजा में अमन कायम करना। नंबर 2 हमास को गैर मुसल्लह करना। नंबर 3 गजा से इसराइल को कोई खतरा ना हो इसे यकीनी बनाना। नंबर 4 नई इंतजामिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी
ये फोर्स। नंबर 5, जो तामीर नौ करने के लिए लोग आएंगे उनकी हिफाजत करेगी ये फोर्स। नंबर 6, इसराइली सरहदों की हिफाजत भी जिम्मेदारी ये फोर्स उठाएगी। नंबर 7, लंबी लड़ाई लड़ने वाली इसराइली फौज जो है अब उसका आराम करने का वक्त हो गया है, लिहाजा ये फोर्स वहां पे जिम्मेदारी निभाएगी, उसको आराम का मौका मिलेगा। नंबर 8, जो इसराइल की कबूलियत है आलमी सतह पे उसमें इजाफा हो जाएगा कि देखें ना, मुसलमान मुल्कों की फोर्स आई हुई है, उसने मामला संभाल लिया है, तो जो इसराइल के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन, बड़ी खौफनाक चीजें, अगर देखें ना वहां लड़ाई मुसलमान फौजियों की हो जाती है हमास के साथ, तो फिर वो लड़ेंगे ना, इसराइल तो नहीं लड़ेगा। तो इसराइल के ऊपर जो जंगी जराइम है वो मामला पीछे चले जाएंगे और एक और आलमी सतह पर यह तासुर तब्दील हो जाएगा, ये जो गजा के बारे में, जब मुसलमानों की फौज वहां पे पहुंच जाएगी। तो ये तो वो काम है जो इस फोर्स ने वहां पे जाके करने हैं। लेकिन क्या ये हमास को गैर मुसल्लह कर पाएंगे? पाकिस्तान की 7 लाख फौज है, पाकिस्तान में चंद हजार दहशतगर्द हैं, 3000 होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। हम आज तक उनको गैर मुसल्लह नहीं कर सके। हर चौथे दिन वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं, कोई ना कोई धमाका कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को अवामी सपोर्ट और हमायत हासिल नहीं है, फिर भी वो काबू नहीं आ रहे। 7 लाख की फौज लगी हुई है। अब गजा के अंदर जो है वो हमास को बड़ी सपोर्ट है, वहां की पब्लिक की बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। अक्टूबर का सर्वे यह बताता है कि हमास सबसे मकबूल जमात है वहां पे गजा में फलस्तीनियों की। अब उन्हें पब्लिक की इतनी ज्यादा सपोर्ट है, आप उनकी जबान भी बोलना नहीं चाहते, आप वहां पे चंद हजार फौजी भेजकर आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो हमास है आप उसको गैर मुसल्लह कर देंगे और वो प्लेट में रख के लाके हथियार आपको दे देंगे? ये नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, जो फौज भी जाएगी उसको ये जुआ खेलना पड़ेगा। अब नाजरीन, धोखे में रहने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। जो मंजन आपको बेचा जाएगा मैं पहले आपको बता देता हूं। नंबर 1, ये फौज बैनुल अक़वामी तौर पे पैसा हासिल करेगी जो वहां पे जाएगी, यानी पाकिस्तान अगर अपने फौजी भेजेगा तो मुफ्त में नहीं भेजेगा, पाकिस्तान को इसके बदले में पैसा मिलेगा और फी फौजी के हिसाब से आपको टका के पैसा मिलेगा। जितनी फौज आप भेजेंगे, जितनी खिदमत आप अंजाम देंगे, जो आपका नुकसान होगा उसके ऊपर आलमी सतह पे आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा, वो अमेरिका मैनेज करेगा। नंबर 2, ये फौज खुद से कोई तामीर नौ नहीं करेगी, जो लोग कर रहे होंगे उनकी हिफाजत की, चौकीदारी की जिम्मेदारी कर सकती है। नंबर 3, ये फौज कभी भी इसराइल के साथ झड़प नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी। इसके जाने का मकसद इसराइल की हिफाजत है, इसराइल के साथ लड़ाई करना नहीं है। नंबर 4, फलस्तीन की आज़ादी इसका हदफ नहीं होगा इस फौज की, क्योंकि करारदाद के अंदर भी कहीं पे ये शामिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में भी फलस्तीनी रियासत का क़याम शामिल नहीं है, जिसमें पाकिस्तान ने इत्तफाक कर लिया। लिहाजा ये फौज कोई फलस्तीन को आज़ाद करने के लिए, इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए नहीं जा रही। इस धोखे में कोई ना रहे, ये सिंपली वहां पे अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी करने जा रही है, जो ड्यूटी इन्हें आलमी सतह पे अमेरिका बताएगा, या वो जो बड़े बड़े लोग वहां बैठेंगे जो बताएंगे ये ड्यूटी करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, और इसके बदले में पैसा वैसा भी मिलेगा। नंबर 5, अगर जरूरत पड़ी तो ये फौज हमास के जंगजुओं के साथ लड़ भी सकती, सिंपल बात है। इसके अलावा नाजरीन और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने ये हकायक आपके सामने रख दिए और पाकिस्तान ने खुद पेश कर दिया अपने आप को कि जनाब हम आते हैं लड़ने के लिए, हम आते हैं मारने के लिए, हमसे ड्यूटी करवाया, हम करते हैं वो काम। तो इसमें तो इसराइल का फायदा है। अगर एक करारदाद के पास होने में इसराइल खुश हो रहा है और ये काम होने में इसराइल राजी है तो उसका तो फायदा है, और अगर फलस्तीनी और हमास वाले खुश नहीं है तो इसका मतलब है उनका फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान उस काम में हाथ डाल रहा है जिस काम में फलस्तीनी या हमास खुश नहीं है और इसराइली खुश हैं। अब ये देखें, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की ना, फैसला उन्होंने करना है, वो ये करना चाहते हैं वो ये कर लें। अगर इसका रद्देअमल आएगा तो देखेंगे रद्देअमल क्या होता है, पब्लिक इसको कैसे लेती है। लेकिन हकायक जो थे मैंने एक एक चीज निकाल कर आपके सामने रख दी, इनमें कोई चीज गलत नहीं हो सकती। अच्छा, ये फौज वहां जाएगी, जाके हमास को गैर मुसल्लह करेगी, जो इधर करने वाला काम है वो क्यों नहीं करते? सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं कि पीटीआई के बंदे कैसे तोड़ने हैं। सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है। फलाना बंदा उठा लो, फलाना जबरी तौर पे लापता कर लो, वो बंदा भी चुक लो, इसको भी अंदर डाल दो, वो औरतों पे केस बना लो, इमरान खान को कैसे तोड़ना है, कैसे जलील और रुसवा करना है। सारी एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं। थोड़ा अपनी वो वाली ड्यूटी भी करें ना जिसके लिए कौम आपको इतना पैसा देती है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ और पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें आ रही हैं। दरियाए चनाब में पानी की सतह नीचे जा रही है, दरियाए झेलम में पानी की सतह नीचे जा रही है, नीलम पानी की सतह नीचे जा रही है। अब इन पानियों की सतह नीचे जाने से पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है, जरा समझ लीजिए आप। ये पाकिस्तान में गंदम का सीजन है, कुछ जगह पे आलूओं की फसलें लगी हुई हैं,
और दीगर बहुत सारी अजनास हैं। यहां पे पानी देना पड़ता है, बारिशें तो हो नहीं रही तो आपको पानी देना पड़ेगा। नहरी पानियों के ऊपर, खालों के पानियों के ऊपर इन्हिसार है पाकिस्तान के किसानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का। अब नहरें खुश्क हो रही हैं, ये रिपोर्ट जियो पे भी आई, बाकी जगहों पे भी आई। तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। एजेंसियां बजाय पीटीआई के पीछे या इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, वो जाएं और जाकर पता करें कि इंडिया ने कहां कहां पे पानी रोका हुआ है और उस पानी को जो पाकिस्तान का है, जिस पानी के ऊपर पाकिस्तान का हक है, उस पाकिस्तान के पानी को इंडिया से आजाद कैसे करवाना है। कश्मीर तो आजाद हुआ नहीं हमसे आज तक, लेकिन चले अपना पानी छुड़वा लें इंडिया से। सिंध तास मुआहदे के बारे में भारत ने कहा था कि हम इसको नहीं मानते, और आज वो खतों किताबत का जवाब भी नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के साथ डाटा शेयरिंग भी नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का, और हमारी फसलों को आने वाले सालों में ये तबाह कर देंगे अगर इसी तरीके से इन्होंने हमारा पानी रोके रखा तो। जब सैलाब आते हैं, पानी ज्यादा आता है तो ये सारा पानी छोड़ देते हैं, इजाफी पानी छोड़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर खड़ी फसलें तबाह कर देते हैं। और जब पानी की किल्लत होती है या बारिशें कम होती हैं तो ये हमारा सारा पानी रोक लेते हैं डैमों के अंदर, और जो थोड़ा बहुत फ्लो आ रहा होता है, हमारे किसान अपनी फसलें उगाते हैं, वो भी रोक लेते हैं। एजेंसियों को इधर जाना चाहिए, ये हमास को जाके गैर मुसल्ला बाद में कर लें, पहले पाकिस्तान का पानी इंडिया से छुड़वा लें, जो करने वाला काम है। अब तो फील्ड मार्शल का ओहदा भी है आसिम मुनीर साहब के पास, उन्हें फौरी तौर पे ये काम करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान हो जाएगा। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें और उनके बेटे लगातार आलमी मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कैटी हॉल पर शो में शिरकत की, वहाँ उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान को जब वो रूस गए तो वो सस्ता तेल और गंदम लेना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें निकाल दिया गया, रजीम चेंज किया गया, लोगों ने उसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, वहाँ से एक तहरीक खड़ी हो गई। तो बड़ी तफसील से उन्होंने बताना शुरू किया चीज़ों का, और जिन हालात में इमरान खान साहब को रखा जा रहा है, जो तकलीफ दी जा रही है, वो भी बताया। और इमरान खान साहब जो पैगाम बाहर भिजवाना चाहते हैं, वो क्यों उनको ये तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ा, ये भी उन्होंने बताया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बेटे लगातार अपने वालिद की कैद तन्हाई और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर इनको हिरासत में रखा गया है, वो उस मामले में, और उनको किसी किस्म का इंसाफ भी नहीं मिल रहा, ये चीज़ें आलमी मीडिया पे उठा रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दिया मेहदी हसन साहब को, और मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि बरतानवी हुकूमत का ख्याल है कि इन हालात में इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। ये बरतानवी हुकूमत भी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान में इस वक्त आए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। ये बरतानवी शहरी है ना, बरतानिया फिर बताता है अपने शहरियों को, एडवाइजरी जारी करता है कि आपने जाना है या आपने नहीं जाना, या हालात पाकिस्तान में क्या है। ये प्रॉब्लम तो रहती है, जो भी बंदा पाकिस्तान जाता है उसके साथ क्या वहाँ सलूक किया जाता है। ये बहुत सारे बंदों ने हमें आकर बताया कि जनाब हमारे साथ तो ये कुछ हुआ पाकिस्तान में। तो आलमी मीडिया पे ये लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, और इन आवाज़ों से असर पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही वो बेचारे हवा में तीर चला रहे, नहीं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की फैमिली, वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी जोर लगाना शुरू किया। मैं कुछ नौजवानों को यूरोप में देख रहा था जिन्होंने कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी सोशल मीडिया की, अलादीन वगैरह और बाकी और दोस्त हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे अच्छे नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। यहाँ पे बरतानिया में एक नौजवान है मुआज, ये सारे भाग दौड़ कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं, ये क्योंकि सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखते हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा से अपने आप को रीअलाइन कर रही है। इन्होंने ये भी फैसला किया कि हर मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी मुलाकात करने के लिए, हम इन मुल्कों में धरने देंगे और बैठ जाएंगे कि जनाब इंसाफ फराहम किया जाए, इमरान खान साहब की मुलाकातें खोली जाएं। तो ये बड़ा पॉजिटिव है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा से जो ओवरसीज चैप्टर है अपना, उसको रीअलाइन किया है कि मिलजुल कर दोबारा से काम करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने आज कौमी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है, आज चलेगी, कल चलेगी, 2 दिनों में। महमूद खान अचकज़ई उसकी सदारत करेंगे, और ये जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई दानिश से राह निजात, इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, मिलकर फैसला करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। फिर तहरीक तो आपको चलानी पड़ेगी। देखिए, डिक्टेटर कभी भी डायलॉग के जरिए नहीं गया। अगर किसी को लगता है कि डिक्टेटर के साथ डायलॉग किए जा सकते हैं, तो डिक्टेटर सबसे पहले अपनी कुर्सी बचाता है, अपने इक़्तिदार और अपनी ताकत को बचाता है, अपने आप को मजबूत करता है, और उसके बाद अपने खाने में से जो बची हुई हड्डियां हैं वो बाकियों के आगे डालता है कि ये खा लो। डिक्टेटर हमेशा सड़कों के जरिए से ही घर जाता है तो जाता है, ताकत के जरिए से घर जाता है तो जाता है। डिक्टेटर कभी भी बगैर ताकत के घर नहीं जाता, वो डायलॉग से कभी बात नहीं मानता। आप देख लें, जितने डिक्टेटर गए ताकत के जरिए ही गए, अपनी मर्जी से तो कोई छोड़कर कभी नहीं गया और ना कोई जाता है।
अब जो लोग कह रहे थे कि जी कोई गेम बन रही है वहाँ कोट लखपत जेल के अंदर से आपको अच्छी खबरें आएंगी, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी दी। अब ये लोग ये बातें करते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि कल लाहौर की अदालत ने यास्मीन राशिद साहबा को, महमूद रशीद साहब को, उमर चीमा साहब को, एजाज चौधरी साहब को, दीगर कुछ 4 लोग और हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, दूसरे लोग हैं, इन्हें 10-10 साल की सजाएं दे दी। खिड़की तोड़ी, शीशा तोड़ा, 10-10 साल की सजाएं इनको दे दी 9 मई में। तो ये निज़ाम कोई रुजू करने वाला है या इस निज़ाम को कोई गुंजाइश पैदा करनी है पाकिस्तान को आगे निकालने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपना जुल्म और बर्बरियत बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। लिहाजा जिसको उम्मीद है ना कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से ये कोई रास्ता निकालेंगे, तो इमरान खान ने बहुत पहले ये कह दिया था कि आसिम मुनीर, उनको एक तो ज़हनी मरीज़ कहते हैं, दूसरा उन्होंने कहा था ये अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा। तो अब इक़्तिदार तो उन्हें मिल गया है और अब वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जैसे ही उन्हें इक़्तिदार मिला, उन्होंने फैज़ हमीद को भी 14 साल के लिए लंबा कर दिया, यहाँ पे 10-10 साल की सजाएं सुना दी, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी और अब तक उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 तरह के मुतालबात किए। एक तो जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, उस हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई। सोराब बरकत साहब के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आवाज़ उठाई, ये बड़ी ज़्यादती है, ये बंद होनी चाहिए। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन आज के दिन में एक केस चलना था इमरान खान साहब का अदालत में, तोशा खाना का, जहाँ पे वो सामने आ सकते थे लोगों के। लेकिन अभी मेरे पास इसके बारे में कोई वाज़ेह खबर नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि कहा जा रहा है कि इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं होगी और केसेस की जो तारीख भी पड़ेगी वो वीडियो लिंक के ज़रिए पड़ेगी, वो अपनी कोठरी में ही रहेंगे जेल ट्रायल के लिए। ये नोटिफिकेशन कर दिया गया, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये निज़ाम इमरान खान से कितना खौफज़दा है। अभी इसी खौफ का फ़ायदा उठाते हुए अगर पब्लिक बाहर आ जाती है तो फिर निज़ाम की ऐसी की तैसी, ये सारे अवाम के सामने घुटनों पे बैठ के सलूट मारेंगे और माफ़ी मांग के अपनी अपनी आईनी हदूद में वापस जाएंगे। लेकिन अवाम को एक दफ़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।